अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जब भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि हम आपको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, बराबरी का, हक का, आपको जो नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है, आपका जो मानवाधिकार है, उससे संबंधित चीज़ों को आपको बताएं और आपको जागरूक करें। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई से संबद्ध लोगों को, पढ़ाने वालों को भी और पढ़ने वालों को भी पता ही नहीं होता था कि यह सारी व्यवस्था भी है। हमारे हक को पाने के लिए ये सारे स्टेप्स बना दिए गए हैं और वहाँ पर अगर हम उस क्राइटेरिया में आते हैं तो हमको निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है और हम अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कानून जो है, उस कानून के बारे में। दरअसल हमारे समाज में जो प्रतियोगिता का दौर चल पड़ा है, एक अंधा दौर भी कह सकते हैं, उस अंधे दौर में मुश्किल यह हो गई है कि जो दबाव है, उस दबाव के कारण भी मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। कोरोना में यह थोड़ा ज़्यादा दिखा, कोटा में और ज़्यादा दिखता है। या इस तरह के हर माँ बाप को तय है कि हमको इस जगह अपने बेटे को भेजना है। बेटा वहाँ जाने के बाद माँ बाप का कितना ख्याल रख पाएगा, यह तब पता चलता है कि बेटा जब हाथ से निकल गया। दोनों तरफ युवा भी उससे परेशान है और जो लोग युवाओं को ऐसा बना रहे हैं वो भी परेशान है। इसके अलावा जो प्रतियोगिता का दौर है वह भी एक कारण है जिसमें कि मनोरोगी बनते हैं। लेकिन मनोरोगी बनते ही अगर कोई व्यक्ति जाता है अस्पताल में या साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज कराने के लिए, तो उसके प्रति हमारा नज़रिया जो है पगला गया। वस्तुतः समाज के दबाव के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो सरकार ने इस कानून में क्या प्रावधान कर रखा है और मानवाधिकार से कैसे जुड़ता है, आज कानून की बात में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वार्ता के लिए CIPA के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार मुंडा जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। जोहार सर। एक तो बताएं कि ये जो नया कानून है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कानून, ये कानून क्या है? जी देखिए, और कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी, पहले जो कानून चला आ रहा था आज़ादी से पहले का, ये मेंटल ल्यूनेटिक एक्ट था। उसके बाद 1987 में, आज़ादी के बाद हमारे देश में जो कानून चला वो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के नाम से जाना जाता है। और अभी जो कानून देश में चल रहा है ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 2017 के नाम से जाना जाता है। और ये एक्ट 29 मई 2018 से प्रभावी है हमारे देश में। और इस एक्ट की अगर हम बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करें तो ये एक्ट कहता है कि मानसिक रोगियों का जो ना सिर्फ इलाज, उनके साथ जो व्यवहार है वो सम्मानजनक होना चाहिए, डिग्निफाइड वे में उनके साथ व्यवहार और उनका इलाज होना चाहिए। इलाज एफोर्डेबल होना चाहिए, इलाज उनकी पहुंच तक के अंदर रहना चाहिए। और इलाज के साथ साथ एक इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि मानसिक रोगियों का जो एक कंसेंट होता है, निर्णय होता है इलाज को लेकर के, वो कैसा इलाज चाहता है, इसके बारे में रोगियों की अपनी जो निर्णय क्षमता है उसको भी तवज्जो दिया गया है।
तो इस अभी जो कानून एक्ट चल रहा है इसमें कई और बुनियादी बदलाव किए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये एक्ट मानसिक रोगियों के जो मूलभूत उनके अधिकार हैं उसको संरक्षित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है कहेंगे। दूसरा, उनके इलाज से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जितनी भी उनको बहुत बारीकियों से ध्यान में रखा गया है कि इलाज कैसा होगा, इलाज में जो खर्च आते हैं उसका वहन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेगा नहीं कर सकेगा। इस एक्ट में ये भी जुड़ा हुआ है कि कोई मानसिक रोगी ये एक इस एक्ट में अलग अलग चरण में एडमिनिस्ट्रेशन इसका बना हुआ है। जैसे सेंटर के लेवल में सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है, स्टेट के लेवल में स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी होते हैं। कानून बन चुका है, कानून के प्रावधान लागू हो चुके हैं। ज़मीनी स्तर पे बहुत कुछ अभी होना बाकी है। कानून में जो प्रावधान है उसको हकीकत में लाने में थोड़ा वक्त लगता है। ये एक तरफ की बात है जी। दूसरी तरफ है आम जन का एक जो मानसिकता है रोगियों के प्रति। अमान्य व्यवहार इन रोगियों के प्रति हमेशा से होता रहा है, इनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार होते रहे हैं, इनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा है। अब बात आ जाती है कि इनके साथ मर्यादा पूर्वक गरिमा के साथ में किस तरह से इनका इलाज किया जाए और इनके साथ व्यवहार भी किया जाए। तो इस कड़ी में अगर कोई चीज़ बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकता है तो वो जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, एक तरह से जागरूकता फैलाने के लिए जो गतिविधियां की जाती हैं, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। सिर्फ कानून बन जाने से नहीं हो सकता है। कानून जो बना है उसके प्रावधानों को किस तरह से आम जन तक पहुंचाया जाता है ये ज़रूरी है। मानसिक रोगियों के जो व्यवहार से संबंधित एक संशय वाली जो स्थिति लोगों के मन में है उसको कैसे हम निपटाते हैं सही जानकारी दे करके, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि मानसिक रोगी उग्र हो जाते हैं, अप्रत्याशित रूप से कभी भी कुछ हमला कर सकते हैं, उनके साथ रहने से खतरा है। ये सब चीज़ें जो एक जनमानस में एक तरह से बसा हुआ है, इन सब चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। मानसिक रोगी दूसरे पे अत्याचार करने के बजाय उनके ऊपर अत्याचार होने की संभावनाएं ज़्यादा अधिक होती हैं। अपने यहाँ कई बार आपने देखा होगा अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि जंजीर से बांध के रख देते हैं जी, और आकर के उसको खाना दे दिया, वो खाया नहीं, क्या है भाई, तो भाग जाता है, क्या है भाई, तो किसी को मार देता है, किसी पर झपट पड़ता है। तो यह जो उसके झपटने या हिंसक बनने तक के फेज हैं जहाँ से मानसिक रोग शुरू होता है, अगर शुरू में ही उसको दिखा दिया जाए ट्रीटमेंट के लिए तो स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। जी, हम लोग जिस तरह के मानसिक रोगियों की अभी आप जो बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन के रोगी होते हैं। मानसिक रोग का अगर हम लोग दायरा की बात करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा है। इसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा वैसे रोगियों से बड़ा है जो आप बता रहे इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो जब कानून बनता है तो कानून सब रोगियों के लिए एक समान बनाया जाता है। ऐसे रोगियों के साथ ऐसा व्यवहार लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को पता नहीं है कि इलाज कहाँ, कैसे, किस तरह से अभी तो भूत पर डिपेंडेंट है कि भूत जो है भूत पकड़ लिया है, कि जो ने वो कुछ कर दिया है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, ओझा बता देता है, समझ लीजिए 15 दिन इनको घर में बांध करके रखिए, 16वां दिन से ये ठीक होगा, उस तरह से चीज़ें चलती है। जागरूकता इसलिए बहुत ज़रूरी है लोगों में ये बात पहुंचने की कि ऐसे रोगों का इलाज संभव है, पहला बात। और इलाज संभव ही नहीं है, ऐसे लोगों को उनके पुनर्वासन के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं हैं, वो किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे मानसिक रूप से विकलांग, आजकल हम लोग इसको विकलांग शब्द का यूज़ नहीं करते हैं,
सो जो ऐसे रोगी है जो स्पेशली एबल्ड, दिव्यांग करते हैं, दिव्यांग कहते हैं, स्पेशली एबल्ड जो है, इन लोगों के लिए भी कई तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनके लिए एक मासिक तौर पे कुछ राशि इनके लिए सुनिश्चित है, और इसके साथ साथ और भी आने जाने का किराया वगैरह से और भी कई तरह के सुविधाएं इनको मिली हुई है। तो कई बार लोग दूरी की वजह से इलाज के लिए नहीं आ पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ जैसे कि बहुत सारे सिस्टम्स बने हैं, एक पंचायती राज सिस्टम है जी, जिसकी पहुँच हर व्यक्ति तक है A to Z के साथ। तो अगर पंचायती राज सिस्टम में हम यह बात पहुँचाएँ जो उसके पदाधिकारी हैं, मुखिया से लेकर वार्ड पार्षद तक, कि वह इन चीज़ों को जान पाएँ कि मानसिक रोगी अगर कोई आपके यहाँ हुआ तो लगभग अमूमन ये सिम्टम होगा, उसको फलां अस्पताल में, फलाना क्लिनिक में या फलां जगह दिखाया जा सकता है, और दिखाने के लिए अगर वो कैटेगरी में आ जाता है तो सरकार उसका खर्च उठाएगी, उससे ऊपर तो गार्जियन खर्च उठाएगा और वो ठीक हो जाता है। जी, ये आपने एक अच्छा बात बोला, पंचायती राज। जैसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सबसे लोगों के बीच पहुंच करके काम करने वाले जो सबसे फ्रंट लाइन कड़ी है, वो हमारे राज्य में सहिया और आशा वर्कर्स की है। तो सीआईपी समय समय पर आशा वर्कर और सहिया दीदियों के लिए इस तरह के जागरूकता प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं कि कैसे मानसिक रोगियों का जल्द से जल्द पहचान हो सके, और एक बार पहचान हो सके तो कैसे सहिया दीदी लोग इन परिवारों के साथ में एक संवाद स्थापित करके उनको विश्वास में ले करके और उनकी जो अपनी आस्थाएं हैं उनको भी संभाल के रखते हुए किस तरह से एक बेहतर इलाज के लिए एक उनको रास्ता दिखा सकती हैं। तो दूसरे यह भी हो सकता है कि वो लोग अगर कहीं इस तरह का वायलेंट पेशेंट है और घर के वाले नहीं खबर कर रहे हैं, चुपके से खबर करा सकते हैं। जो अथॉरिटी है, जैसे कि डालसा है, झालसा है, उस अथॉरिटी को खबर कर सकते हैं कि देखिए भाई यहाँ ऐसे ऐसे है, तो वो उनके अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं कि वैसे लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत है जो लोगों से जुड़े हुए हैं। कम्युनिटी में, सोसाइटी में जो सबसे पहला संस्था है, जो लोग हैं जो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, वो या तो आशा वर्कर, सहिया दीदी, या फिर आप पंचायत स्तर पे बात करेंगे तो ग्राम सभा से लेकर ये सारे इस एक्ट में आप ध्यान दीजिएगा कि पुलिस को भी जिम्मेदार बनाया गया है कि स्टेशन इंचार्ज जो होंगे और जो पुलिस वाले हैं अगर कहीं देखते हैं तो उनको पहुंचाया जाए वहां पर। कोई भी व्यक्ति के साथ अगर अमान्य व्यवहार हो रहा है तो ये तो प्रशासन और पुलिस का जिम्मेदारी, ऐसे सामान्य जन के साथ भी हो रहा है तो उनको वहां पर अपनी कार्रवाई करनी है। मानसिक रोगियों के साथ विशेषकर ये इस एक्ट में ये प्रावधान है, किसी भी क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में इस तरह के अगर रोगी है और संज्ञान में उनके आता है कि उनके साथ अमान्य व्यवहार हो रहा है, तो पूछताछ करके जो सही जानकारी हासिल करके एक उनके इलाज के लिए ट्रीटमेंट लाइन पर अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचाया या खबर अभी ऐसी चीज़ें हो रही है कि हमारे यहाँ कई बार ऐसे होते हैं कि पुलिस वाले केस लेकर के आते हैं, ये चीज़ें हो भी रही हैं। कई बार ऐसे होते हैं परिवार के लोग समर्थ नहीं होते हैं रोगी को लाने के लिए, वैसी दिशा में भी परिवार के लोग अपने निकट के थाना में संपर्क स्थापित कर उनसे मदद लेकर के रोगियों को हमारे पास लाते हैं। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, आपके यहाँ तो दसियों से आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो घर वाले जी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, किसी काम के नहीं हो, यह जो कोसना गांव से लेकर शहर तक में है उस बच्चे का, तो उस मानसिक दबाव में भी अब वो पढ़ लिया, ग्रेजुएट हो गया, पढ़ लिया, मैट्रिक हो गया, अब पिता के साथ किसानी करना उसको अच्छा नहीं लगता है, बकरी चराना, जानवर चराना अच्छा नहीं लगता है, पिता कह रहे हैं कि भाई तुम पर इतना खर्चा किए, तुमको काम नहीं करनी थी, तुम जाओ कुछ रोजगार। इस दबाव में भी बहुत सारे गांव में जो बच्चे हैं वो इस शिकार बनते हैं। दूसरे के गांव में गांजा भांग पीने, हड़िया बहुत ज़्यादा पीने, बहुत ज़्यादा दारू पीने, महुआ पीने, नकली शराब पीने, इसकी वजह से भी मानसिक रोग है। नहीं मानसिक तो रोग जो आप डायरेक्ट वाला कह रहे हैं कि जो फ्रंट वर्कर हैं, सहिया दीदी और वो जो आंगनबाड़ी आशा वर्कर जो हैं,
ये लोग और ग्राम प्रधान, पंचायती राज, ये अगर मिक्स कर दिया जाए तो बहुत आसानी से वो पहुंच उनकी बन सकती है। नहीं, हमारे पास उनके द्वारा भेजे हुए मरीज पहुंचते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जो एक आस्था है लोगों का, कई दफ़े वो सीधे इलाज की तरफ नहीं जाता है। आस्था, वो तो मंदिर मस्जिद का चक्कर लगाने लगते हैं। तो लेकिन ये इस चीज़ को हम लोग मानकर चलते हैं। इसके बावजूद हम लोग ये कहते हैं कि आप आस्था भी अपने साथ रखें और साथ में एक आधुनिक इलाज का जो प्रावधान है उसको भी अपनाने भाई की मंदिर भगवान से आप करिए ना भाई, वो ठीक कर देगा तो कर दे, नहीं तो जो इलाज है वो भी करिए, ये भी करिए। हम लोग टीबी का इलाज कराने जाते हैं ना, खांसी सर्दी का इलाज कराने जाते हैं ना, हार्ट का इलाज कराने जाते हैं ना, कौन सी का इलाज कराने नहीं जाते हैं आप अस्पताल, लेकिन इसी मामले में क्यों नहीं जाइए? जी, और यहाँ पर ये भी बात आ जाती है कि जो रोगी होता है वो कई दफ़े उस स्थिति में नहीं होता है कि वो अपने आप को स्वयं आ सके, इलाज के लिए ला सके। तो यहाँ पर परिवार वालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जहाँ पुलिस का इन्वॉल्वमेंट का, एक मैं इस एक्ट का एक और मैं बात करूँ कि अस्पताल में इलाज दो प्रकार से होता है, एक तो आउटडोर और इंडोर। अब ये जो भर्ती होकर के मरीज का जो इलाज होता है, इसमें भी बहुत सारे प्रावधान है। किन मरीज को भर्ती किया जाना है, किसको नहीं किया जाना है। मरीज को स्वेच्छा से ये अधिकार है, वो अपने आप को भर्ती करा कर इलाज करवाने के लिए वो अपना एक निर्णय दे सकता है। कोई भी मरीज आकर के कह सकता है कि मुझे भर्ती होकर के इलाज करना है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको भर्ती की ज़रूरत है, लेकिन वो अपना निर्णय देने की अवस्था में नहीं होते हैं कि मुझे भर्ती होकर के इलाज कराना। अब ये एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होने का भी संभावना होता है। तो ऐसे जगह पे भी ये जो एक्ट है ये इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे किस तरह से रोगियों को भर्ती करा कर इलाज। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी आदमी आएगा और ये कहेगा कि मेरी पत्नी का मानसिक रूप से बीमार है, इसको भर्ती कर लीजिए। इनके कहने से भर्ती नहीं हो। यहाँ पर रोगी को पहले परखा जाता है कि वो निर्णय लेने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है, और इसको एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, ये बात को भी सुनिश्चित किया जाता है और एक तरह से सर्टिफाइड किया जाता है कि रोगी को उसके हित में, उसके जान और दूसरों के जान के हित में अभी तत्काल के लिए भर्ती की ज़रूरत है। अब भर्ती का ज़रूरत है, उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए, ये भी ये एक्ट यहाँ पर भी अपनी बात कहता है कि आप कितने दिन तक आप पुराने ज़माने में होता था कि डंप करके चल, अब ये चीज़ नहीं होती है। अब जो है खासकर मानव अधिकार में ये चीज़ जुड़ा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुल डिटेंशन के दायरे में वो आ जाता है। अगर वो ठीक है मानसिक रूप से, वो अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं हो सकता है। वो ठीक हो गया है तो उसको डिस्चार्ज होना चाहिए, उसको रखा नहीं, वो अनलॉफुल डिटेंशन के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये सब जो प्रावधान अभी जो नए कानून में आए हैं ये बहुत अच्छे हैं और ये रोगियों के जो उनके अधिकार है उसको सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। सवाल और बनता है, वो सवाल ये है कि एम्प्लॉयमेंट पर इससे फ़र्क पड़ता है। जैसे हमने बताया कि घर में तो फ़र्क पड़ता ही, सोसाइटी में भी फ़र्क पड़ता है, शादी ब्याह में भी फ़र्क पड़ने लगता है। एम्प्लॉयमेंट में अगर वो मानसिक रोगी हो गया है तो एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क पड़ता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में हो। अगर वो नौकरी में है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो वहाँ पता चल गया तभी फ़र्क पड़ता है। इस वजह से भी जिनके बाल बच्चे हैं वो भी छुपाने की कोशिश करते हैं और जो मानसिक रोग से परेशान है वो भी छुपाने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। इसका क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, अभी बदल रही स्थिति, 2-3 चीज़ हमारे देश में जो बदलाव हुए हैं वो काफ़ी मुझे लगता है अच्छा है। जिस तरह से सुसाइड को कानून में जिस नज़र से देखा जाता था, उसको एक क्रिमिनल बिहेवियर, आपराधिक कैटेगरी में वो आता था। 2014 में जब हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी आया था, तब सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया गया, उसको अपराध के कैटेगरी से बाहर रखा तो उसको सज़ा मिलती थी, अगर बच गया तो सज़ा मिल जाती थी। तो एक ये बहुत बड़ा कदम है मेंटल हेल्थ के हिसाब से अगर हम बात करें तो। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं कि मानसिक रोग को जो एक डिसेबिलिटी के दायरे पे
दिव्यांगता के दायरे में लाया गया। तो अभी हमारे यहाँ ऐसे केसेस आते हैं जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट के लिए हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं, और ये अप्लाई किस लिए करते हैं कि नौकरी में, एजुकेशन में वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका अधिकार है। तो ये चीज़ें बदल रही है, ये अभी छोटे स्तर पर है, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि दिव्यांग होना, जैसे फिज़िकली आप होते हैं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, और सरकार और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि मैं इसके बावजूद, मुझे अधिकार है कि मैं नौकरी पा सकूं, इसके बावजूद मैं शिक्षा प्राप्त कर सकता हूं। कितने % मामले होंगे जिसमें कि मनोरोगी ठीक नहीं हो पाते हैं और यह मान के चला जाता है कि अब इनको आजीवन जो है कोई काम करने की स्थिति में नहीं है? कितने % इस तरह के लोग हो सकते हैं? देखिए ऐसा बहुत कम होता है। प्रॉब्लम क्या है कि उनको अवसर नहीं मिल पाते हैं। जब हम इलाज करते हैं तो इलाज का 2 आउटकम होता है, एक सिम्टम रिलीफ, एक जो लक्षण उसके अंदर है उससे मुक्ति। कई बार इससे मुक्ति मिल जाती है लेकिन फंक्शनल इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। सिम्टम मतलब इलनेस का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फंक्शनल, क्योंकि मानसिक रोग एक ऐसा रोग है जो कि व्यक्ति का जो उसके अपने जो क्रियाकलाप है उसको प्रभावित करते हैं, उसके आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं, उसके कामकाज के तरीके को प्रभावित करते हैं। तो जब मानसिक रोग ठीक भी हो जाता है तब भी ऐसे कुछ रोगी होते हैं जिसमें फंक्शनल इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता है। तो अब जो इलाज का जो हम लोग बात करते हैं तो बात सिर्फ सिम्टम इम्प्रूवमेंट की बात नहीं होती है कि किस तरह से फंक्शनल इम्प्रूवमेंट की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इसलिए जैसे हमारे CIP में व्यावसायिक चिकित्सा केंद्र एक अलग से है जिसमें लोगों को अलग अलग ट्रेड में कुछ बुनियादी जो एक अवसर दिए जाते हैं कि वो बुनियादी जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि अस्पताल से बाहर निकल करके उसके पास कुछ एक दिमाग में है कि मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। मसलन वो गार्डनिंग जानता है, मसलन वो वीविंग जानता है, वो कारपेंट्री का थोड़ा बहुत गुर सीख लिया है, इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा बहुत जानता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब आप सीख लेते हैं तो ये सिर्फ आपको रोजगार की तरफ नहीं ले जाती है, ये आपको कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर क्रिएट करती है। जब लोग एक दूसरे के साथ में वहाँ पर एक साथ काम सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आपस के संबंध कैसे स्थापित किए जाते हैं, संवाद कैसे स्थापित किया जाता है, ये भी वहाँ लोग सीखते हैं। तो इन सब का दायरा बहुत बढ़ा हुआ है। कई बार मानसिक रोगियों के साथ में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि रोग का जो एक लांछन वो एक पैसिवली लेकर के चलते हैं तो उनका आत्मविश्वास गिरा हुआ रहता है, उनके अंदर एक जो हम लोग बोलते हैं सामाजिक आचार विचार वाली चीज़ कम होती है, वो थोड़े अलग थलग हो जाते हैं सबसे। तो ये सब चीज़ों को कैसे दूर किया जाए जिससे वो प्रभावी तरीके से एक समाज में अपने आप को स्थापित कर सके, इसकी कोशिश की जाती है। जब आप पूछ रहे हैं कि कितने रोगी ऐसे होते हैं जिनमें सुधार नहीं होता है, तो सुधार 2 तरह का होता है। अधिकतर रोगों में जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, प्रभावी इलाज उपलब्ध है, ये तो बात है। लेकिन इसके दूसरा साइड ये है कि जब इलाज आप रोक देते हैं तो वापस से ये लक्षण आपके साथ दवा बीच में नहीं रुकना चाहिए, तो और इलाज नहीं बंद। मानसिक रोगों का इलाज अमूमन थोड़ा सा लंबा चलता है, कई केसेस में इलाज आजीवन भी चल सकता है। एक तो ये बात हुई। इलाज के साथ साथ कैसे परिवार का और समाज का एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है जिससे मानसिक रोगी इंटीग्रेट हो सके अपने परिवार के साथ और समाज के साथ, इसके लिए सबकी भागीदारी की ज़रूरत होती है। आज के इस परिचर्चा में सिर्फ एक सवाल रह गया है, 1 मिनट में हम जवाब चाहेंगे। DLS से झालसा या नालसा की इसमें क्या भूमिका है, क्या मदद कर सकते हैं वो लोग? एक तो है कि इस तरह की जागरूकता जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं इसके तहत लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, और जहाँ भी किसी भी प्रकार का अमान्य व्यवहार रोगियों के साथ होता है या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो
लोग कहाँ जा सकते हैं, सबसे आसान तरीका यही है, वो झालसा में जाए या डीएलएसए के पास जाए, ये सबसे आसान तरीका होता है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। मानसिक रोगी भी कई बार अपने अधिकारों के प्रति उनको मालूम होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता वो किनके पास जाए। तो ऐसे केसेस में उनको झालसा और डीएलएसए के पास जा सकते हैं। हमारे अस्पताल में सीआईपी में झालसा से जो लीगल वॉलंटियर्स है वो 2 लोग हमेशा हमारे अस्पताल में रहते हैं। कोई भी रोगी, जैसे हमें भी मालूम होता है कि किसी रोगी ने ये रिपोर्ट किया कि उसकी संपत्ति है और उसे खतरा है कि उसकी संपत्ति कब्जा के साथ कुछ गलत हो सकता है, तो हम लोग उनको भेजते हैं ताकि वो एक कानूनी सलाह उनसे ले सके। ये सुनिश्चित कराने की कोशिश की जाती है। मनोरोगी होने से आपके ह्यूमन राइट्स नहीं खत्म होते हैं, मनोरोगी होने से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं खत्म होते हैं। मनोरोगी हो गया कोई, या मनोरोगी खुद फील कर रहा है कि हमको मनोरोग है, वह स्वयं भी अस्पताल जा कर के अपना इलाज करा सकता है, बता सकता है कि हम इस तकलीफ़ में हैं। जो सरकार ने क्राइटेरिया बना रखा है, श्रेणी बना रखी है, उस श्रेणी के तहत अगर वो आता है तो निःशुल्क इलाज पाएगा। अगर उस श्रेणी में नहीं है, एफोर्ड करने लायक है, तो एफोर्ड करेगा। एफोर्ड नहीं करने की स्थिति में और श्रेणी में भी नहीं है तो डीएलएसए झालसा की मदद ले सकता है। और पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, स्कूलों को खुद से भी इस तरह के मामलों में अपने यहाँ जो मनोरोगी हैं उन लोगों को अस्पतालों तक या डॉक्टर तक, विशेषज्ञ तक पहुंचाना चाहिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।